प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक दलों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। द ओरिजिन ऑफ पार्टीज। ब्राइस ने अपनी पुस्तक आधुनिक प्रजातंत्र में लिखा है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। राजनीतिक दलों के उद्गम के संबंध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विचारों का प्रतिपादन किया जाता है। पहला, मानव स्वभाव। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक दलों को मानव स्वभाव में निहित मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कहा जाता है। कुछ लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी होते हैं और किसी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते। कुछ लोग शनै शनै परिवर्तन चाहते हैं और कुछ लोग तुरंत आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन और आयु में वृद्धि के साथ भी मानव का स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। इस स्वभाव भेद के आधार पर मनुष्य में विचारों में भी अंतर पाया जाता है। इस प्रकार विचार भेद राजनीतिक दलों को जन्म देते हैं। दूसरा है आर्थिक हित। राजनीतिक दल आर्थिक विचार भेद के भी परिणाम होते हैं। वर्तमान समय के तो सभी राजनीतिक दल आर्थिक विचारों पर आधारित हैं। सर्वसाधारण में संपत्ति विषयक भेदभाव, उनके आर्थिक दृष्टिकोण और उनकी आर्थिक समस्याएं मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के निर्माण में सहायक होती हैं और उन्हें स्थायित्व भी प्रदान करती हैं। तीसरा, पर्यावरण। सामान्यतः कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के समान ही राजनीतिक संस्कार भी साथ लेकर उत्पन्न होता है। अपने इन राजनीतिक संस्कारों के आधार पर वह किसी विशेष राजनीतिक दल से संबंधित हो जाता है। अनेक बार एक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य और उसके मित्र भी उनके राजनीतिक दल का मार्ग खोजते हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना के विकास के साथ साथ वातावरण संबंधी प्रभाव कम होता जाता है। चौथा है धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं। पाश्चात्य देशों के नागरिकों में धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं बहुत अधिक बलवती न होने के कारण धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं पर आधारित राजनीतिक दल नहीं पाए जाते, किंतु भारत और पूर्व के कुछ देशों में इस प्रकार के सांप्रदायिक दल विद्यमान होते हैं। वस्तुतः ये दल संपूर्ण राज्य के हितों से संबंधित नहीं होते और इस कारण इन्हें विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। मानव स्वभाव तथा मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर आधारित राजनीतिक दलों को ही स्वस्थ राजनीतिक दल कहा जा सकता है और प्रजातंत्र के लिए इस प्रकार के राजनीतिक दल ही उपयोगी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। पहला है जनमत के निर्माण के लिए। राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जब विविध राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता इन समस्याओं को भली प्रकार समझकर निर्णय कर सकती है और लोकमत का निर्माण हो सकता है। ब्राइस लिखते हैं कि जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताज़ा और तरंगित रखता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के निर्माण में इसके दिमाग को ताज़ा और तरंगित रखते हैं। दूसरा है निर्वाचन संचालन। अब वयस्क मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाला भारी खर्च भी इन राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशाल लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन का संचालन लगभग असंभव हो जाए। तीसरा है सरकार का निर्माण। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद का निर्माण करके शासन का संचालन करता है, जबकि संसदात्मक शासन में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हो उसके प्रधान द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हुए शासन का संचालन किया जाता है।
मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दल के समर्थन के आधार पर शासन कर सकती है। इस प्रकार संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर किया जाता है। चौथा है सत्ता को मर्यादित करना। शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दल के साथ साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल या विरोधी दल भी बहुत अधिक महत्व रखते हैं। यदि बहुसंख्यक राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करते हैं तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संगठित विरोधी दल के अभाव में शासक दल अधिनायकवादी रुख को अपना सकता है। पांचवी भूमिका है समन्वय और सामंजस्य। सरकार के द्वारा उसी समय ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है जबकि शासन के विविध अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये परस्पर सहयोग करें और यह सहयोग राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव होता है। संसदीय शासन में तो सामान्यतः कानून निर्माण और प्रशासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होती है और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश, जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शासन के दो बिल्कुल पृथक अंग होते हैं, राजनीतिक दलों की सहायता के बिना शासन का भली प्रकार से संचालन हो ही नहीं सकता। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित करके संविधान की विस्तृत होने की कमी को दूर कर दिया है। छठी भूमिका है राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। राजनीतिक दल नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किए गए निरंतर प्रचार और वाद विवाद के आधार पर वे सामान्य जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करते हैं। उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है। इसीलिए वह प्रेस, प्लेटफॉर्म और अन्य साधनों के आधार पर अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार करते हैं और उदासीन मतदाता को भी सार्वजनिक जीवन का कुछ ज्ञान तो प्रदान कर ही देते हैं। लावेल ने ठीक ही कहा है, राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल, ब्रोकर ऑफ आइडियाज़ के रूप में कार्य करते हैं। जनता और शासन के बीच संबंध। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है। इस प्रकार का संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही होते हैं। प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं और जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर मैरियम अपनी पुस्तक अमेरिकन पार्टी सिस्टम में लिखते हैं, राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना है। राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य भी करना है। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन की धुरी के रूप में कार्य करते हैं और प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत अनिवार्य है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को स्पष्ट करते हुए हुबर के शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रजातंत्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। दल प्रणाली का मूल्यांकन। राजनीतिक दलों के मूल्यांकन के संबंध में विचारकों में पर्याप्त मतभेद हैं। यदि एक और दलीय व्यवस्था के समर्थक इन्हें मानव स्वभाव पर आधारित नितांत स्वाभाविक वस्तु और लोकतंत्र का मूलाधार कहते हैं, तो दूसरी ओर अलेक्जेंडर पोप जैसे विद्वान इसे कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन भी कहते हैं।